एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में भारतीय रुपया दर्ज किया गया है। इंडियन करेंसी को हाल ही के अंदर एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी कहा गया है। आइए मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं। इंडियन रुपी टू एंड ईयर एज इंडियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी यानी मुद्रा के रूप में इस साल के अंत तक जो दर्ज की जाएगी उसका नाम है भारतीय करेंसी रुपया। चर्चा कर लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि रुपया जो है वो साल के अंत तक वर्स्ट परफॉर्मर कहलाएगा। इधर की तरफ देखिए, वर्स्ट एशियन करेंसी आफ्टर ग्लोबल फंड इंडिया। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज आपको इसके बारे में बताते हैं। इंडिया को क्यों कहा जा रहा है वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, दो खबरें यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि साथियों, हाल ही के अंदर डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत है वो कुछ ही समय के भीतर 2.2% की गिरावट दर्ज कर चुकी है। हालत यह है कि भारत की जो रुपये की करेंसी है उसके अंदर 2.2% की गिरावट का मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि $1 भारतीय रुपए में पहले 70 रुपए का था तो अब वह महंगा हो गया है। गिरावट का मतलब यही होता है, जहां पर आप पहले रुपए में $1 परचेज कर रहे थे, मान लीजिए 70 रुपए में कर रहे थे, तो अब आप उसको 72 रुपए में परचेज कर रहे हैं। इस प्रकार से इसका मीनिंग समझिए। अगर आप 72 में कर रहे थे तो अब आप 74 में कर रहे हैं। आज की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको तो 75 रुपए में $1 मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जो रुपया है उसकी डॉलर खरीदने की पावर गिर गई है। इसी को वैल्यू गिरना कहते हैं। आपके रुपए ने जो वैल्यू के अंदर गिरावट दर्ज की है यह इसलिए की है क्योंकि अभी रिसेंट डेज में भारतीय बाजार से $4 बिलियन विदेशी निवेशकों के द्वारा निकाल लिया गया है। यह तो हुई एकदम न्यूज। अब इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की भाषा में समझना शुरू करते हैं कि भारत का रुपया गिरना अच्छी बात है या बुरी बात है। रुपए के अंदर गिरावट दर्ज क्यों की जा रही है, डेप्रिसिएशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन क्या है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। चलिए इकोनॉमिक्स की भाषा में इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहां पर साझा करूंगा, प्रोवाइडेड मेरी स्क्रीन चल जाए, प्रोवाइडेड मेरा पेन जो है वो स्क्रीन पर चल गया। हाँ जी साहब, देखिए साथियों, तो पॉइंट क्या है थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करिए। मैं क्या कहना चाहता हूं साथियों, होता क्या है कि जब भी हम दुनिया के अंदर किसी करेंसी की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं से मतलब हुआ, एक मिनट रुकिए, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में अगर हम किसी भी करेंसी की बात करते हैं, करेंसी से मतलब क्या हुआ, आपने कोई सामान परचेज करना था, कहीं से भी परचेज करना था, वो सामान आपने किस मुद्रा में परचेज किया, इसके बारे में एक बार के लिए चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब नहीं जानते, डिवैल्यूएशन का मतलब नहीं जानते, ये सारी की सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। आइए, आज का जो टर्म है जिसको हम आज सीखने वाले हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। ये दो टर्म है जिन्हें आपको आज सीखना है। डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन क्या है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिएगा कि हमने मार्केट से $1 परचेज किया और वह डॉलर हमें 72 रुपीस का प्राप्त हुआ। अच्छा, इसी प्रकार से एक दिन, यानी कि एक दिन का मतलब मान लीजिएगा कि हमने दिसंबर में चल रहे हैं, हमने नवंबर की बात करी कि नवंबर में $1 72 रुपए का था। दिसंबर जब आया तो वही $1 जो है वो अब 75 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अब ज्यादा मिलेगा या फिर ज्यादा रुपए के मुकाबले अब डॉलर कम मिलेगा। दोनों ही बातें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको $1 परचेज करने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
अब सवाल बनता है इसके प्रभाव क्या हैं, अगर ऐसा हुआ तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई। पहली तो यह बताइए अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह कहलाया क्या, 72 से हमने जो 75 की जर्नी करी यह कहलाया क्या। साथियों इसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया हो। एक मुद्रा के मुकाबले जो देश की मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले अगर अपने भाव गिरते हुए पाए तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका उलट अगर मैं ये कहता कि नवंबर में डॉलर 75 रुपए का था, अब दिसंबर में वो 72 रुपए का हो गया, तो ये जो सुधार है इसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या है, ये दो इकोनॉमी के टर्म हैं। उम्मीद है आप लोगों ने फिलहाल के लिए ये समझ लिए होंगे। अब भारत के अंदर ये जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इसे दुधारी तलवार कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही अल्टीमेट पॉइंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मुद्रा के वैल्यू का गिरावट जो है, रुपए के अंदर जो वैल्यू गिरती है, डेप्रिसिएशन जो है, ये असल में मॉनिटर की जाती है आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इन सब का कंट्रोल अपने पास रखती है। सवाल ये है कि आरबीआई इतना सब कुछ होते हुए भी कंट्रोल कर क्यों नहीं पा रही है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे यहां पर यह घटना असल में एक डबल एज स्वॉर्ड है। डबल एज स्वॉर्ड, कई बार ये पेपर में पूछा गया है भाई, ये क्या है, डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब हुआ दुधारी तलवार। पेपर में आपसे अभी भी पूछा जा सकता है दुधारी तलवार कैसे है भारत के अंदर मुद्रा का गिरना। अर्थात सरल मायने में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर इसके फायदे और नुकसान क्या हैं ये बताइए। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। फायदे बोले तो भाई मतलब फायदा और नुकसान कैसे है, दुधारी का मतलब दो तरह के नुकसान कैसे होते हैं, फायदे और नुकसान कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए साथियों, मान लीजिए कि पहले कोई विदेशी निवेशक इंडिया आता था कुछ परचेज करने। मान लीजिएगा भारत में कोई व्यक्ति कुछ सामान खरीदने आया। एक बार के लिए ऐसे समझिए कि आप और मेरे लिए पानी की बोतल डॉलर के प्रभाव से प्रभावित हुई नहीं। पहले भी मान लीजिए कि आप 15 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदते थे, आज भी आप 15 रुपए की ही बोतल खरीद रहे हैं। आपको पता नहीं चला कि सितंबर से लेकर के दिसंबर में डॉलर के रेट के मुकाबले रुपए की हालत खराब हुई, आपको यह बात पता नहीं चली। ऐसी स्थिति के अंदर आप 15 रुपए की सितंबर में भी पानी की बोतल खरीदे थे, आज भी 15 की ही खरीदे। उदाहरण के रूप में समझिए इस बात को, है ना। समझते हैं भाई, अगर आज 75 रुपीज में $1 मिल रहा है तो टेक्निकली $2 का, मैं इसको एकदम ले लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि $2 के अंदर आपके हुए 150 रुपए। 150 रुपए का मतलब हुआ 10 पानी की बोतल। 10 पानी की बोतल, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए ताकि आप इसको क्लियर कर पाएं कि कैसे होता है मुनाफा, कैसे होता है नुकसान। वहीं दूसरी ओर अगर मैं ये कहता हूं कि अगर डॉलर जो था वो 70 रुपए का ही था, तो ऐसी स्थिति में $2 हुआ 140 रुपए का, और 140 रुपए का मतलब हुआ कि 9 बोतल तो उसने पूरी पूरी परचेज कर ली, है ना। तो भाई क्या बोलते हैं 15 नंबर 145, और मतलब ये तो पूरी पूरी परचेज कर ली इसके द्वारा, है ना। तो ऐसी स्थिति में पूरी 10 बोतल ये परचेज नहीं कर पाया। 15 नंबर 135, और ये पूरी तरह से अपनी जो बोतल परचेज नहीं कर पाया। 5 रुपए का इसको 250 ग्राम पानी और मिल गया, यानी कि 9 बोतल के साथ में इसको 250 ग्राम का पानी और मिल गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मुझे अगर डॉलर लेकर के मैं इंडिया आया था तो जहां मुझे 150 रुपए में पहले 10 पानी बोतल मिल सकता था, अब वहां पर 140 रुपए में मुझे 9 बोतल पानी लगभग मिल रहा है। मैं एज ए इन्वेस्टर क्या समझूंगा, मुझे इंडिया से पानी की बोतलें खरीद के बाहर ले जानी है, तो मैं क्या समझूंगा कि भाई ज्यादा अच्छा तो ये हो कि ये 75 का नहीं, ये आने वाले समय में और गिर जाए, ये 90 रुपए तक पहुंच जाए, ताकि मैं एक ही बार में $1 में 6 बोतलें खरीद लूं और यहां से जाकर के बाहर बढ़िया से बोतल बेच के मुनाफा कमा लूं। क्योंकि जब भी कोई भाई हमारा विदेश से लौट के आता है तो सबसे पहले जो दुखड़ा वो हमारे आगे रोता है, वो आके यही कहता है भाई यहां तो पानी भी 15 रुपए की बोतल मिल रहा है, विदेशों में तो यही पानी की बोतल 200 रुपए की मिलती है।
डॉलर्स में मिलती है, वहां पर पैसा भी डॉलर में खर्च होता है, हमको इस तरह की वो बातें सुनाता है। हमारा दिमाग ये करता है कि पता नहीं दुनिया को क्यों समझ नहीं आता कि व्यापार डॉलर में करने की जगह पानी का ही व्यापार कर लिया जाए, यहां से उठा के वहां बेच दिया जाए। सरल भाषा में कहूं तो इंडिया से माल ज्यादा बिकेगा यदि रुपया गिरेगा। ध्यान से सुनिएगा, आप जैसी मानसिकता के बहुत से लोग हैं जो कि पानी की बोतल तो नहीं लेकिन और भी बहुत सारे सामान जो इंडिया से बेचे जा सकते हैं, जैसे अनाज है, जैसे कि हमारे लोकल अयस्क हैं, ओर्स हैं, माइंस का निकला हुआ मिनरल्स है ना, केमिकल्स हैं जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, उन सब चीजों को यहां से ज्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा और विदेशों में बेचा जा सकेगा। अर्थात हुआ क्या, इंडिया का माल ज्यादा बाहर गया। इसका मतलब क्या हुआ, भारत का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। तो फायदे के रूप में हम क्या गिनते हैं, जब वैल्यू नीचे आती है तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, नंबर एक बात। लेकिन सर एक बात बताइए, इंडिया इतना भी बड़ा व्यापारिक देश नहीं है कि सारा ही माल एक्सपोर्ट करता हो। हमारा तो बहुत सारा माल इंपोर्ट भी होता है। अब बहुत सारा माल इंपोर्ट होता है, ऐसी स्थिति में आप जहां पहले 15 रुपए का, या फिर पहले हम यह मान लें कि जो सामान आप 140 रुपए में मंगा लेते थे, अब वो आपको 150 रुपए में मंगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके इंपोर्ट महंगे हो गए, क्योंकि उलट बात हो गई, आपके पास तो रुपया ही था, आपको पहले रुपये से डॉलर खरीदना है, डॉलर से माल खरीदना है। ऐसी स्थिति के अंदर आपके इंपोर्ट महंगे हो गए, इंपोर्ट महंगे हो गए। इसका मतलब आपको अंदर देश के अंदर सामान जो भी आते हैं, जैसे आपकी विदेशी गाड़ियां आई, महंगे मोबाइल आए, लैपटॉप आए, या फिर बनी हुई कोई भी इंडस्ट्रियल और वो चीज आई, दवाइयां आई, ये सब चीजें कैसी आएंगी, अब आपके यहां पर महंगी आएंगी। तो एक प्रकार से हमने इसको दुधारी क्यों कहा, दुधारी डबल एज स्वॉर्ड क्यों कहा, क्योंकि इसने हमारे साथ क्या किया, फायदे तो हमें एक्सपोर्ट के अंदर दे दिए हैं लेकिन इंपोर्ट में हमें नुकसान दे दिया। फिर आप पूछेंगे तो सर फिर एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो हमारे साथ में ये फायदे और नुकसान तो हमें समझ में आए, लेकिन अभी रिसेंट डेज में हमें ज्यादा क्या होगा, हमें ज्यादा फायदा होगा या ज्यादा नुकसान होगा? क्यों? क्योंकि आपने फायदे और नुकसान दोनों ही गिना दिए। आइए मैं अब आपको बताता हूं। असल में साथियों, इन दिनों भारत का जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट बोले तो व्यापारिक जो घाटा चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट, यह पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ दिनों पहले परीक्षा मतलब अपनी ही क्लास में कवर किया था कि भारत का पहली बार ऐसा हुआ था कि व्यापार में भारत मुनाफे में गया था, अदरवाइज हम व्यापार में घाटे में ही रहते हैं। अर्थात ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह होता है कि जब आपके इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका पैसा ज्यादा बाहर गया और कम पैसा आपके पास लौट के आया। ऐसी स्थिति को व्यापार घाटे के नाम से जाना जाता है। इसे इकोनॉमिक्स के अंदर व्यापार घाटा कहा जाता है, ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट है ना, जिसमें इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो घाटा होगा। और साथियों, भारत में इस समय जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है वो चल रहा है 23 बिलियन डॉलर का। कितने का? भारत का जो व्यापारिक घाटा है, हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में इन दिनों जो कच्चे तेल का आयात है, यानी कि जो हम लोग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट के कारण हमारी बहुत सारी करेंसी जो है वो तेल को परचेज करने में चली जा रही है, इसलिए हमें व्यापारिक घाटा हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो है वो बिलियंस में घाटा हुआ है, और यह घाटा अब ज्यादा प्रभावी होगा क्योंकि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, आफ्टर ऑल ये हुआ क्यों? मतलब एक तो समझ में आई बात कि हमारे देश में इन दिनों रुपये के अंदर गिरावट दर्ज की गई, ओवरऑल प्रभाव भी समझ लिया। प्रभाव यह है कि हमारे पास में चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन सर एक बात, हमारा सवाल यह है,
रुपया इतना गिरा क्यों? मतलब एक बहुत बेसिक सा सवाल बनता है, हमने तो कुछ गड़बड़ नहीं करी, गड़बड़ हुई कहां आफ्टर ऑल? आइए मैं अब आपको गड़बड़ गिनाता हूं। गड़बड़, जिनके पास में रुपये को संभालने की जिम्मेदारी थी उनसे कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई आइए मैं बताता हूं। देखिए साथियों, जब भी आपको इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं तो काम पढ़ाए जाते हैं आरबीआई के, वर्क ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य आपको पढ़ाए जाते हैं। आरबीआई के कार्यों में सबसे ऊपर कार्य होता है महंगाई पर नियंत्रण रखना। मैंने कई बार आपको बताया है, इन्फ्लेशन पर, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना, महंगाई पर नियंत्रण रखना, यह किसका कार्य होता है? महंगाई पर नियंत्रण रखना आरबीआई का कार्य होता है। लेकिन आरबीआई बड़ी समझदारी से काम कर रही है। आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो अपने कंट्रोल में ले रखा है, लेकिन वह होलसेल प्राइस इंडेक्स इस समय कईयों साल का, लगभग 12 साल के उच्चतम स्कोर पर चल रहा है। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया है, महंगाई अपने कई दशक के ऊपरी सिरे पर चल रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। यानी आरबीआई कह सकती है कि हमने सीपीआई कंट्रोल कर रखा है, लेकिन असल में कंट्रोल चीजें है नहीं। तो पहली चीज तो इसका कार्य था ये। मैं फिलहाल दूसरे कार्य पर आ रहा हूं कि रुपया क्यों गिरा। रुपया इसलिए गिरा क्योंकि आरबीआई का एक काम और होता है साहब, और वो काम क्या होता है? मार्केट के अंदर जो मनी है ना, मनी सर्कुलेशन को बनाए रखना। ध्यान से सुनिएगा, मनी सर्कुलेशन को बनाए रखना, मनी सर्कुलेशन को, यानी कि एक प्रकार से समझिए कि जो हमारी करेंसी है उसका फ्लो प्रॉपर तरीके से बना रहे, आप लोगों के पास में कैश की दिक्कत ना हो, आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो, यह बनाए रखना। तीसरी एक चीज और है, और वो है विदेशी रिजर्व को बनाए रखना। विदेशी रिजर्व बोले तो फॉरेक्स रिजर्व को बनाए रखना, यह भी किसकी काम जिम्मेदारी है? आरबीआई की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके साथ साथ विदेशी रिजर्व रखना तो जिम्मेदारी है ही, और देश के अंदर स्थिरता रखना। स्थिरता किस लिए? गलती से ऐसा ना हो कि हमारा विदेशी रिजर्व खत्म हो जाए, तो वो इन चीजों से मैनेज हो जाता है। अब ध्यान से सुनना क्या है। आरबीआई ने इस कोरोना के काल में 2-3 गलतियां करी। अब गलतियां कहिए या फिर इनको भविष्य में सकारात्मक भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि भारत के अंदर रुपया गिरना दुधारी तलवार में होता है। दुधारी तलवार, अगर सरकारी लोग होंगे तो वो गिनाएंगे कि इसके फायदे बहुत हुए, अपोजिशन के लोग होंगे तो कहेंगे नुकसान बहुत हुए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ओवरऑल हमारे इंपोर्ट ज्यादा हैं, इसका मतलब हमारे रुपये के गिरने से हमें नुकसान ज्यादा होता है। सरल रूप में तो आप ऐसे समझिए। लेकिन यह परिस्थिति पहुंची कैसी, अब इसको भी जान लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके और भविष्य का प्रेडिक्शन कर सकें आप कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। मैं अभी से बता रहा हूं, अभी से घोषणा कर रहा हूं, आप देख लेना क्या क्या होगा। फिलहाल के लिए आप देखिए क्या बताता हूं मैं आपको। पहली चीज, मनी सर्कुलेशन। मनी सर्कुलेशन के अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि आरबीआई बैंक के माध्यम से आप तक पैसा पहुंचाने का काम करती है या फिर आपके पास रखे हुए पैसे को निकालने का काम करती है। आरबीआई ने समझदारी करी। क्या समझदारी करी साहब? इसने रेपो रेट को बहुत नीचे स्तर पर रखा है। रेपो रेट जो है वो अपने अब तक के निम्नतम स्तर पर चल रही है। एक प्रकार से बैंकों को बहुत आसानी से लोन मिल रहा है, आरबीआई भर भर के पैसा दे रही है। आप पूछेंगे ऐसे करने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि ये एक जरूरी कदम था। जरूरी कदम क्यों था? क्योंकि साहब अगर इकोनॉमी को उठाना है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था जो कोरोना काल के अंदर ठप हो गई थी उसे वापस उठाना है, वहीं उसी स्तर पर लेके आना है, तो लोगों के पास पैसा पहुंचाना होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा साथियों, इस समय हालत यह है कि हाउस लोन के मुकाबले कार लोन सस्ते हो गए हैं। एक समय था जब कार लोन, आप अपने पिताजी से पूछिएगा, बड़े भाई से पूछिएगा कि कार लोन कितने रुपए इंटरेस्ट में मिल रहा है। मैं इन दिनों इन चीजों की थोड़ी जानकारी इसलिए भी रख रहा होता हूं क्योंकि इससे इकोनॉमी समझना आसान होता है। साथियों, हाउस लोन इस समय ऑन एन एवरेज एक सरकारी बैंक 6.85% या 7% पर दे रही है, वहीं कार लोन 6.75% पर सरकारी बैंक दे रही हैं। आप सोचकर देखिए, 6.75% पर सरकारी बैंक अगर आपको कार लोन दे रही है, इसका मतलब क्या है? सरकार आपको चाहती है कि आप पैसा के पहले लोन लो और लोन लेकर के सस्ते ब्याज का लालच दिखेगा,
आप पैसा लेंगे और तुरंत उससे निवेश करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी खरीदेंगे तो क्या होगा, आपके माध्यम से आपका जो पैसा है वो मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, कार निर्माता कंपनी को बूस्ट मिलेगा, मार्केट के अंदर पैसा आएगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक प्रकार से बैंक आपके माध्यम से इंटरेस्ट रेट घटा करके मार्केट में पैसा फ्लो कर रही है, नंबर एक। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि रेपो रेट का जो नीचे चलना है उससे बैंक की इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चल रही है, जिस चलते हुए लोगों के पास पैसा हो गया भर भर के। भर भर के से मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सर हमारी तो जेब खाली पड़ी है। देखिए, अगर आप पहले खरीदने के बारे में सोचते थे तो इंटरेस्ट रेट आपको डराती थी। अब सरकार ने आपको लालची बना दिया, आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पर गाड़ी ऑफर कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले 80% ही ऑन रोड फाइनेंस मिलता था, अब 90% ऑन रोड फाइनेंस करा लो, गाड़ी ले लो। कहने का अर्थ यह हो गया कि जिनके पास खर्चने के लिए पैसा था उन्हें और उकसा दिया कि पैसा खर्च करो। इससे क्या हुआ, आपके पास पैसा ज्यादा, मार्केट में सामान कम, तो आपकी महंगाई स्वतः ही बढ़ गई। स्वतः ही बढ़ गई तो WPI पर आपने उसका इंक्रीमेंट होता हुआ देख लिया। उच्चतम स्तर पर 14% से ऊपर हमारी होलसेल प्राइस इंडेक्स चली गई। पॉइंट नंबर एक, पैसा बढ़ने से, मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ने से हमारी जो ओवरऑल पैसे की वैल्यू है वो घट गई, क्योंकि अब ज्यादा पैसा आप मार्केट में ले आएंगे तो उसके मुकाबले सामान ऑटोमेटिक कम मिलने लगेगा। ऐसी स्थिति में डॉलर तो छप करके बराबर मात्रा में निकले थे। अब क्या हुआ आगे देखिए, पहली बात समझ में आ गई। तो पहले से ही मैं घोषणा कर देता हूं ताकि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें, क्योंकि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स नाम से जो बड़ी अम्मा है ना, उस बड़ी अम्मा ने कहा है, क्या कहा है कि अभी तो इंडिया की जो करेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तीन बड़ी अम्माएं मैंने आपको बता रखी है, भविष्यवाणी करती हैं जो इकोनॉमी के अंदर, मूडीज, फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। उन बड़ी अम्माओं में से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि मार्च तक आते आते इंडिया की जो करेंसी है ये 4.4% तक गिर जाएगी। अभी कितना गिर रही है, 2.2% गिरी है। इनने कहा है भविष्य में 4.4% तक गिर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले दिनों में गड़बड़ और फैलेगी 2022 तक आते आते, मार्च 2022 तक। सरकार लेकिन संभल गई। संभल कैसे जाएगी मैं आपको बताता हूं। सरकार संभल ऐसे जाएगी क्योंकि सरकार को पता चल चुका है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया है। इकोनॉमी लास्ट टाइम जब कोरोना गया था उससे पहले की जो स्पीड पे चल रही थी, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसको भी क्रॉस कर गई है, यानी कि सब चीजें अपनी जगह पर वापस आ गई हैं। ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट रेट महंगे किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आने वाले समय में रेपो रेट के अंदर संशोधन देखा जा सकता है। संशोधन का मतलब यह होगा कि लोन महंगे हो जाएंगे और लोन महंगे होने से आपके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा बचेगा नहीं और आप इस महंगाई बढ़ाने में योगदान नहीं देंगे। ये रिवर्स इफेक्ट है। उम्मीद है आप इस बात को समझ में आए। दूसरा जो कारण था वो क्या है मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ इस पूरे कोरोना काल में, देखिए मनी सर्कुलेशन की बात समझ में आ गई। अब दूसरा बात समझते हैं, विदेशी रिजर्व भंडार, इसके साथ क्या हुआ। देखिए आपको अक्सर सरकारी आंकड़े देख करके यह समझाया जाता है कि देखिए भारत कितना गजब कर रहा है। गजब क्या कर रहा है साहब, भारत गजब यह कर रहा है कि यह विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अच्छा, भारत के केस में यह बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो आपके पास ट्रेड डेफिसिट हो रखा है 23 बिलियन डॉलर का, दूसरी तरफ आप लोगों को बताते हो कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक होने की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया में तीसरा विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास ही हो जाएगा। इतना पैसा हमने अमेरिका का और इनका भर के अपने पास रखा हुआ है। ये क्या चल रहा है, अब ध्यान से सुनिए। आरबीआई के पास में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था वो था विदेशी मुद्रा भंडार को रखना। क्यों? क्योंकि देश कहीं फेल ना हो जाए। याद करिए 1990 के दशक में भारत को अपने इस इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए अपना जो गोल्ड रिजर्व है वो गोल्ड रिजर्व गिरवी रखना पड़ा था। 1990 के दशक में हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम इस पैसे को नहीं चुका पाए थे। ऐसी स्थिति में हमारे पास, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था, ऐसी स्थिति में हमें अपना गोल्ड यूके की बैंक में गिरवी रख के पैसा लेना पड़ा ताकि हम कर्जा चुका सकें, अदरवाइज हम एक फेलियर कंट्री हो जाते। अब उस घटना के बाद से आरबीआई ने एक सबक लिया। सबक क्या लिया कि बेटा कुछ भी हो जाए, चाहे यह कर्जा कितना भी बढ़ जाए, अपने अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको भी यह बात समझनी चाहिए। आप लोन कितना भी ले लो लेकिन आपके पास सेविंग में पैसा जरूर होना चाहिए। स्थितियां कभी ऐसे ना हो, भले ही करोड़ों में, आपने देखा होगा
अंबानी हो, बिड़ला हो, टाटा हो, कोई भी हो, ये लोग अपने पास खूब पैसा रख के बैठे हैं, काम लोन के पैसे से कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही देश भी समझ गया इस बात को कि बेटा फॉरेक्स ये इमरजेंसी में काम आने वाली करेंसी है, बोले ये खाली नहीं होनी चाहिए। और हुआ भी यही, हमने फॉरेक्स के अंदर इजाफा करना शुरू किया और आरबीआई ने इतनी बड़ी भूख जगा ली क्योंकि ये नंबर दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसी स्थिति में आरबीआई ने इंडिया के मार्केट में पड़े हुए जितने भी डॉलर थे इनको परचेज करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिए, आप में से भी कई कलाकार ऐसे होंगे जिनके पास इस समय पर डॉलर होगा। आप में से कई कलाकार ऐसे भी हैं जो डॉलर का व्यापार करते हैं। डॉलर का व्यापार का मतलब यह हुआ कि आप बैंक में जाके डॉलर बेचते हैं, सस्ते दाम पर जब डॉलर होता है तो खरीद लेते हैं, महंगा जब होता है तो बेच आते हैं। आरबीआई को पता है कि आप व्यापारी बन के आओगे, डॉलर खरीदोगे, डॉलर बेचोगे। इस कारण से आरबीआई भी चला के ये काम कर रही है कि वो वैल्यू को गिरने दे रही है और ऐसी स्थिति में आपके डॉलर को परचेज कर रही है। डॉलर परचेज होता है तो परचेज होने पर हम और आपको क्या लगता है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है और हमको $1 के मुकाबले ज्यादा रुपया मिलेगा और आरबीआई आपको ज्यादा रुपया देके डॉलर खरीदने लग रही है ताकि फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा सके। तो दूसरा पॉइंट जान लीजिएगा, हमारे पास में दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया, डॉलर का परचेज करना। डॉलर का परचेज करना, ठीक है। डॉलर परचेज करने कौन लग रही है, इन दिनों आरबीआई लग रही है। इस चक्कर में रुपया आपके पास ज्यादा आ गया। अब ये चला के कर रही है आरबीआई, क्यों? क्योंकि आरबीआई भी चाहती है कि आपके पास रुपया होगा तो खर्च करने मार्केट में जाओगे, डॉलर होगा तो मार्केट में खर्च नहीं कर पाओगे, लेके हमारे पास ही आओगे। ऐसी स्थिति में इंडिया क्या कर रहा है, डॉलर परचेज। एक तीसरी चीज और है, वो क्या है साथियों, इन दिनों अमेरिका भी एक अलग चाल चल रहा है। अमेरिका क्या चाल चल रहा है, आप में से कईयों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर एक बात बताइए, ले देकर के हम डॉलर में व्यापार ही क्यों करते हैं? एक लाइन में फिलहाल आंसर जान लो, कभी भविष्य में विस्तार पूर्वक आंसर देंगे। इसलिए साहब क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है उस पर सबको विश्वास है, क्योंकि अमेरिका के पास जो खुद का रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड या ये सब, दुनिया में जितनी भी डॉलर चल रहे हैं उनसे ज्यादा है। इसलिए लोगों को विश्वास है कि चाहे जो भी हो जाए डॉलर बर्बाद नहीं हो सकता, इसीलिए सब लोग डॉलर में ही व्यापार करते हैं। एक लाइन में आंसर है। अब सवाल बना कि सर अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका को इन दिनों एक चीज समझ में आई और वो क्या है कि बेटा डॉलर छापा हमने, फेडरल बैंक जो उनकी है उसने डॉलर छापा, और डॉलर जब छापा तो ऐसी स्थिति में दुनिया के लोग डॉलर का व्यापार करने तो निकल पड़े, लेकिन अमेरिका वालों की वैल्यू कम हो गई। और अमेरिका इन दिनों अमेरिका फर्स्ट की नीति फॉलो कर रहा है, ट्रंप एरा से, यानी ले देकर के अमेरिका को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस पर काम कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो खुद भी इन दिनों अपना ही डॉलर परचेज करने लग रहा है। वो खुद भी डॉलर परचेज कर रहा है। वो खुद क्या कर रहा है, डॉलर परचेज कर रहा है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति के अंदर जब वो डॉलर परचेज कर रहा है, आप पूछेंगे वो परचेज करेगा तो देगा क्या रिटर्न में? वो इंटरेस्ट दे रहा है कि आप अपना डॉलर जमा कराइए, इतना परसेंटेज ब्याज ले लीजिए। ऐसी स्थिति के अंदर लोग अपना रिजर्व वहां लगाने लग रहे हैं। और रही सही कसर, अब जब उसने डॉलर परचेज करना शुरू किया तो मार्केट में हम जैसे लोगों की और चांदी हो गई। जो डॉलर रख के बैठे थे अब डॉलर बेच बेच करके और रुपया कमा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, और वो क्या है, आखिरी जो पॉइंट है जिसको कहते हैं कि ताबूत में आखिरी जो कील है, वो रही सही ओमिक्रॉन ने छोड़ दी। ओमिक्रॉन ने क्या किया, ओमिक्रॉन ने क्या किया कि न्यूज मार्केट में इस तरह की फैला दी कि साहब इतने मर गए, ये हो गया। कई न्यूज आने लग गई कि साहब ब्रिटेन के अंदर इतने हजार लोग मरेंगे। हम जैसे मास्टरों ने वो गा के सुना भी दिया आप लोगों को कि इतने मास्टर मरेंगे माफी चाह रहे हैं, इतने लोग मरेंगे, तो ये न्यूज सुना दिए हम। तो हुआ ये कि ऐसी स्थिति में ओमिक्रॉन से मार्केट के अंदर एक भगदड़ की यानी बिकवाली की समस्या बन गई। और बिकवाली की समस्या जो बनी ना साथियों, उसका नतीजा ये निकला कि जो इन दिनों 2.2% की गिरावट देखी गई है, इसी के साथ साथ मार्केट में $4 बिलियन का विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया। इंडिया के स्टॉक मार्केट से लगभग ओमिक्रॉन के डर से इन दिनों $4 बिलियन मार्केट से पैसा निकाल लिया।
एक भी ओमिक्रॉन की न्यूज आ जाए, एक भी ओमिक्रॉन की न्यूज आ जाए, डॉलर धड़ाम से, ये मार्केट धड़ाम से गिर पड़ता है, शेयर मार्केट गिर पड़ता है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक बहुत डरा हुआ रहता है। भारत जैसी इकोनॉमीज में जहां रिस्क ज्यादा है, गेन ज्यादा है, तो वो क्या करता है, रिस्क जैसे ही बढ़ता है खट से पैसा निकाल लेता है। उसके पैसा निकालते ही, हालांकि भारत के अंदर कई कंपनी उसको कवर करती हैं, उस खर्चे को मैंने समझाया भी है आपको, मतलब शेयर मार्केट का संतुलन आप देखिएगा, एक क्लास करा रखी है। लेकिन इनके द्वारा $4 बिलियन निकालते ही शेयर मार्केट नीचे आया। शेयर मार्केट नीचे आते ही निवेशक डरने लग जाता है और वो अपने पास पैसा दबा के बैठ जाता है कि हम नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ संयुक्त प्रभाव हैं जिससे कि करेंसी नीचे गिर रही है। उम्मीद है आपको इकोनॉमिक्स का ये पूर्ण व्याख्यात्मक लेक्चर समझ में आ गया होगा कि एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इंडिया कैसे बना। इसके दो मेजर कारण मैंने आपको बता दिए। सरकार के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, आरबीआई के अंदर जो किए गए काम हैं वो नकारात्मक प्रभाव डालते चले गए। दूसरा, ओमिक्रॉन का तो प्रभाव आना ही था। तीसरा, डॉलर का परचेज करना जो है वो भी इसके अंदर पॉइंट बन के आ गया। अब आप पूछेंगे सर लेकिन इसके नतीजे भविष्य में क्या होंगे, देश के लिए क्या यह नकारात्मक बात है? निश्चित ही फिलहाल के लिए नकारात्मक दिख रही है, लेकिन भारत के अभी भी मतलब अपने पास में एक जबरदस्त चीज है निवेशकों को बुलाने के लिए। तो सबसे पहले हम निवेशक बुलाएंगे। निवेशक बुलाने के लिए क्या करेंगे? आपको मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया इस समय एलआईसी का आईपीओ आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने जा रहा है एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा कॉर्पोरेशन है उसका आईपीओ आएगा। आईपीओ का मतलब यह है कि दुनिया भर की कंपनीज उसे खरीदने के लिए इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगी। तो हमारे पास अभी भी तुरुप का इक्का बचा हुआ है। एलआईसी का आईपीओ विदेशी निवेशक को खींचेगा और उसके खींचने से भारत के अंदर डॉलर फिर से आएगा और डॉलर की वैल्यू कम होगी और इस प्रक्रिया को हम लोग सुधारते हुए एप्रिसिएशन की स्थिति में देखेंगे। सेशन की शुरुआत में मैंने आपको दो टर्म बताई थी, एक था डेप्रिसिएशन और एक था डिवैल्यूएशन। ये टर्म मैं एक बार आखिर में समझा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ना शुरू करूंगा। साथियों, उम्मीद है कि ये लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी आप इसे समझेंगे और निश्चित ही इसका लाभ लेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर ये आपको बहुत सारी समझ देगा। एक पॉइंट और यहां पर समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज डेप्रिसिएशन वर्सेस डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, इसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अभी क्या हो रहा है कि रुपया अपने आप गिर रहा है, इसे सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। रुपया अपने आप गिर रहा है, मतलब $1 अगर 72 का था तो अब $1 75 का हो गया। इसमें कोई कंट्रोल सरकार का नहीं है। ऐसा तब हुआ जब डॉलर के मुकाबले जो रुपया है ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा, $1 के मुकाबले कितना रुपया मिलेगा, इसे साथियों एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक्सचेंज रेट किसे कहा जाता है? कई बार इकोनॉमिक्स में यह बेसिक सा सवाल पूछा जाता है। एक्सचेंज रेट कहा जाता है $1 के मुकाबले कितना रुपया मिलता है या $1 के मुकाबले कितना डॉलर मिलता है, दैट इज नॉन एज एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट मार्केट के द्वारा निर्धारित होती है तो उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन होता है या एप्रिसिएशन होता है। दोबारा से सुनिएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अगर होगी, मार्केट के द्वारा निर्धारित होगी, तो मूल्य का गिरना डेप्रिसिएशन कहलाएगा और मूल्य का उठना एप्रिसिएशन कहलाएगा। ठीक है। अब अगर किसी देश के द्वारा यह काम किया जाए, दोबारा सुनिएगा, फ्लोटिंग का मतलब है कि मार्केट निर्धारित कर रहा है, व्यापार बाजार निर्धारित कर रहा है वैल्यू गिरेगी या उतरेगी। लेकिन रिवर्स अगर मैं कह दूं, रिवर्स क्या है? अगर यह कार्य मार्केट ना करके सरकार करने लग जाए, सरकार क्या करे? सरकार इस फ्लोटिंग को अपने हाथ में ले ले और वो फिक्स कर दे कि $1 के मुकाबले आपको 78 रुपया मिलेगा। ये सरकार ने फिक्स कर दिया। अब चाहे मार्केट सुधरे कि बिगड़े, ऐसी स्थिति के अंदर या $1 के मुकाबले 70 रुपया मिलेगा, ऐसी स्थिति के अंदर अगर सरकार इसे कंट्रोल कर ले और रुपये को गिराए तो इसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी मार्केट निर्धारित होता है तो डेप्रिसिएशन, और अगर सरकार काम करे तो डिवैल्यूएशन। आप में से कई कलाकार पूछेंगे, तुरंत दिमाग दौड़ाएंगे कि सर फिर तो ऐसा करे ना सरकार, डॉलर को गिरने ही ना दे, मतलब रुपये को गिरने ही ना दे, $1 के बराबर 1 रुपया कर दे,
फिर क्या दिक्कत है, हमारे हाथ में ले लेते हैं ना। दिक्कत क्या है, हम इतनी इंसल्ट क्यों झेल रहे हैं? बेटा हम इंसल्ट नहीं झेल रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि $1 के बराबर $1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम बाध्य हैं, मार्केट में से लोग माल ही परचेज करने हमसे नहीं आएंगे। अमेरिका जैसे देश जल जल के मर जाएंगे, उनकी मजबूरी है। वो हमारे साथ व्यापार ही इस शर्त पे कर रहे हैं कि आपके रुपए की कीमत मार्केट निर्धारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जब देश आजाद हुआ था तो भारत ने खुद ने, मेरे प्यारे साथियों, ये जो रेट है ना, ये खुद के हिसाब से कंट्रोल रखी थी, यानी कि मार्केट की रेट खुद से पकड़ के रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये भारत ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किए, भारत में ओपननेस अपनाई, आईएमएफ की शर्तें मानने पर मजबूर हुए, तो इन्होंने कहा कि अगर व्यापार करना है हमारे साथ तो विदेशी कंपनियों को आने देना होगा और मार्केट के आधारित फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अपनानी होगी, फिक्स एक्सचेंज रेट अपना नहीं सकते, अदरवाइज आपका हाल कोरिया जैसा कर देंगे। तो अब आप देख लीजिए आप जिस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं वो क्या है। क्लियर है? कई देश आज भी लिमिटेड मात्रा में डिवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक बातें चल ही रही हैं। उम्मीद है कि आपको यह लाइन या पूरी जानकारी जबरदस्त लगी होगी। अगर आपको यह सेशन समझ में आया हो तो इसे जरूर अपने साथियों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज 11:15 पर इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसका लिंक आपके साथ कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दिया जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप सीधा क्लास में उपस्थित हो सकते हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल दैट क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको यह सब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको अब नहीं आई होगी। उन जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों, अंकित10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पे ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हों, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो साथियों, ये क्लास आज भी है, इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना, तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। हाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज की स्पेशल क्लास 11:15 पर रखी गई है, आप उसे निश्चित ज्वाइन करें। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।